अच्छा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इन फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट इन इशू हैं, और कुछ फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट फैक्ट हैं। और अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमने फैक्ट्स में से कैसे जज करना है कि ये फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, तो इसका मतलब है कि हमारी कानून शहादत ऑर्डर के ऊपर जो है वो ग्रिप हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं, फैक्ट इन इशू को देख लेते हैं। फैक्ट इन इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू। मैम मनम, अगला लेक्चर कितने बजे है इंग्लिश का? सर आज इंग्लिश का लेक्चर होगा नहीं क्योंकि सर उमर की तरफ जो है वो नेट नहीं आ रहा ड्यू टू मुहर्रम। अच्छा अच्छा, तो ये तो हमारे भी बहुत सारे लोगों के साथ इश्यू होगा। एनी आओ, तो चलें, उनसे रिकॉर्डेड लेक्चर तो शेयर हो ही जाना है। अच्छा जी, fact in issue. The expression fact in issue includes any fact from which, either by itself or in connection with the other fact, the existence, non-existent nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. अब ये मैंने आपके सामने एक ट्री बनाया है, देखें। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फैक्ट असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी। और दूसरा क्या है? दैट फैक्ट सुजेस्ट एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। ये जो दूसरी कंडीशन है ना, इसके ऊपर आप लोग जो है वो फोकस करें। इसको मैं एग्जांपल्स के साथ आपको जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज जो मैंने एंड पे बतानी वो मैं अभी बता रहा हूँ। एक झटका सा असूल बताने लगा हूँ आपको फैक्ट इन इशू के बारे में। अब पीपीसी आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। पीपीसी का कोई भी सेक्शन उठा लें, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट बना लें, ठीक है। जितने इंग्रेडिएंट बना लेंगे वो सारे फैक्ट इन इशू हैं, और उसके अलावा सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। मसलन हम कत्ले अहमद पे चलते हैं, तो उसमें एक एक इंग्रेडिएंट इंटेंशन का हो गया, एक इंग्रेडिएंट उसमें हो गया आ, उसका काजिंग ऑफ डेथ का आ गया, ठीक है। काजिंग ऑफ डेथ, वो भी एक क्या हो गया, उसका इंग्रेडिएंट हो गया। तो अ, तो जो क्रिमिनल साइड पे जो असेंशियल्स एक ऑफेंस को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे फैक्ट इन इशू। और सिविल साइड पे जो कोर्ट एक इशू फ्रेम करती है, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो क्या है, वो फैक्ट इन इशू है। लेकिन ये कोई पढ़ी लिखी डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने आपको एक झटका असूल जो है वो बताया है। अदरवाइज पढ़ी लिखी डेफिनेशन वही है जो हम कर रहे हैं, कि वो फैक्ट जिससे जो किसी भी दूसरे फैक्ट की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी के बारे में बताता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको, बेटा उनको कौन नीचे से या ऊपर से पकड़ा दे, उन्हें क्या ऊपर से पकड़ा दें? अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूं। देखिए, ये वैसे तो हमने इसको डिटेल में भी करना है, फिलहाल मैं आपको इस तरह से बता सकता हूं कि राइट, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। देखिए, दो दो किस्म के लॉ होते हैं। एक एक होता है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, और एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो हमेशा क्या करता है, वो राइट्स एंड लायबिलिटी का तयन करता है। वो, भाई खामोश हो जाए, वो राइट्स एंड लायबिलिटी का तयन करता है। और अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो जाए दो पार्टीज में राइट्स एंड लायबिलिटीज की बाबत, तो फिर वो कोर्ट में आते हैं, और कोर्ट में जो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोसीजरल लॉ। मसलन मसलन अब पीपीसी क्या है? एक सब्सटेंटिव लॉ है, और जो के डील कर रहा है किससे? राइट्स एंड लायबिलिटी से। मसलन हम एक मिसाल ले लेते हैं, कत्ल। उसमें क्या है? उसमें यह है कि अगर, बेटा बेटा ना चलाओ, बंद कर दो, हाँ जी, फिलहाल बंद कर दो। अच्छा, उसमें उसमें क्या है? उसमें क्या है? कि
एक बंदे का लायबिलिटी क्या है कि अक्यूज को पनिश टू डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको मिलनी है उस ऑफेंस की, वो होगी उसकी क्या, उसकी लायबिलिटी। और दूसरा लीगल एयर का राइट है कि वो उससे कंपनसेशन ले या वो भी उसकी जान ले। तो ये जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं ये हैं सब्सटेंटिव लॉ। और जब उनका डिस्प्यूट होगा कि इस बंदे ने कत्ल किया है या इस बंदे ने कत्ल नहीं किया, तो वो कहाँ पे आएंगे, अदालत में। और अदालत में फिर क्या चलेगा, अदालत में फिर वो प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी जो है वो कोर्ट की हेल्प करेगी टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी। ये वो राइट्स एंड लायबिलिटी सेटल करने के लिए कि आया उस बंदे ने वो मर्डर किया भी है या नहीं किया। तो ये जो राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी है, इसकी आपको समझ आ गई। आगे डिसेबिलिटी की भी जो है वो एग्जांपल आएगी। तो फैक्ट इन इशू वो होता है, ठीक है, जो सुजेस्ट करता है किसी राइट लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को, नेचर को या एक्सटेंट को। एग्जिस्टेंस क्या मुराद है कि इस बंदे ने, इस बंदे की लायबिलिटी, इसने ये काम किया है। नॉन एग्जिस्टेंस क्या मुराद है कि इवन अदरवाइज कि ये बंदा मौके पे मौजूद ही नहीं था, इसकी लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है। नेचर से क्या मुराद है कि इसको किस किस्म की पनिशमेंट जो है वो मिलनी है। इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलनी है, इसको सोल्टरी कन्फाइनमेंट मिलनी है, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलनी है, नेचर। ठीक है। और एक्सटेंट कितनी मिलनी है, 2 साल, 4 साल, 6 साल। तो ये सारी चीजें जो है, जो फैक्ट सुजेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फैक्ट इन इशू। तो अब अगर मैं कहूं कि सेक्शन 300 कत्ले अमद जो है उसका मैं एक पकड़ता हूं, काजिंग ऑफ डेथ, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फैक्ट इन इशू है, तो आप कहेंगे यस सर ये है, ये फैक्ट इन इशू है, साहब ये फैक्ट इन इशू है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा क्यों, आप कहेंगे सर क्योंकि ये जो फैक्ट है ये बेसिकली किसी राइट, लायबिलिटी या डिसबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट को डील करता है। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि काजिंग ऑफ डेथ जो है वो क्या है, वो एक फैक्ट इन इशू है। अब अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़े ना उसके फैक्ट इन इशू की, तो उसके नीचे यही इलस्ट्रेशन दी हुई है कि एक मर्डर में एक्ट ऑफ कॉजिंग ऑफ डेथ और उसकी इंटेंशन, वो सारे के सारे क्या हैं, उसके फैक्ट इन इशू हैं। आगे ये आपसे मैं शेयर भी कर दूंगा कि जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटी का तयन हो उसको क्या कहते हैं, इफेक्ट इन इशू होते कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे फिर इसमें जो है वो एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई है कि ए काज बी डेथ, तो इसमें काजिंग ऑफ डेथ और फिर उसकी इंटेंशन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों फैक्ट इन इशू हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एन अक्यूज टू बी पनिश को उसका क्या करते हैं, वो तयन करते हैं। इसी तरह एक और डेफिनेशन है, वो ये है कि क्या ए ने जब मर्डर किया उस वक्त वो अनसाउंड माइंड था या नहीं था। तो अब देखिए, अगर अगर वो अनसाउंड माइंड साबित हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी लायबिलिटी की क्या चीज आ जाएगी, नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस आ जाएगी ना। तो चूंकि अनसाउंड माइंडनेस ऑफ माइंड जो है वो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से डील कर रही है, लिहाजा मैं ये कहूंगा कि ये फैक्ट इन इशू है। तो झटका असूल यही है कि पीपीसी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो फैक्ट इन इशू में आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे फिर नेचर ऑफ लायबिलिटी की वो बताता है कि उसको किस किस्म की जो है वो पनिशमेंट मिलनी है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी से मुराद है उसको कितनी सजा जो है उसको मिलनी है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इसी तरह एक वाइफ ने दावा किया है हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का, बी कहता है ये मेरी वाइफ है ही नहीं। ठीक है। तो अब जो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ ए है, ए वाइफ का जो राइट है टू रिकवर द मेंटेनेंस अलाउंस, और बी की जो लायबिलिटी है टू पे द मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है, उसका उसका उसकी डिपेंडेंस होगी किसके ऊपर, उनकी मैरिज के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो मैरिज है
वो क्या हो गया है, वो एक फैक्ट इन इशू हो गया। क्यों भला? क्योंकि उसकी बुनियाद पे एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू पे द सेम जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो फैक्ट इन इशू जो है, इसकी समरी ये है कि फैक्ट इन इशू को फैक्ट प्रोबंधम भी कहते हैं, फैक्ट्स टू बी प्रूव। ये वो फैक्ट्स होते हैं जो बेसिकली प्रूव किए जाने होते हैं कोर्ट में। ये बेसिकली डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं जो किसी राइट या लायबिलिटी को टच कर रहे होते हैं। आप एग्जाम के बारे में ना सोचिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अलहदा करेंगे। अच्छा जी। और इसके लिए और टर्म्स भी यूज होती हैं फैक्ट इन इशू के लिए। मटेरियल टर्म, इसको मटेरियल डिस्प्यूटेड प्रिंसिपल या अल्टीमेट फैक्ट्स भी कहते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए कि व्हाट आर दी अल्टीमेट फैक्ट्स, तो घबराना नहीं है, वो फैक्ट इन इशू ही है। या ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर प्रिंसिपल फैक्ट्स, व्हाट आर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स, तो ये इन सब को फैक्ट इन इशू ही कहते हैं। ऑल फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज इन क्रिमिनल केस एंड ऑल फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग अ कॉज ऑफ एक्शन इन सिविल केस आर फैक्ट इन इशू। अच्छा, ये क्रिमिनल साइड पे चार्ज के अंदर जितने भी वो फैक्ट्स उसको कंस्टिट्यूट करेंगे, चार्ज को, उसको क्या बोलेंगे हम? फैक्ट इन इशू बोलेंगे। लें जी, अब हाँ आ जाते हैं हम किसके ऊपर? रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। कि एक रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन आप देख लें, वो कहता है वन फैक्ट इज सेड to be relevant to another when one is connected with the other in any way referred to in the provision of one relating to the any of the relevancy of facts। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर जो प्रोविजंस हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की, आर्टिकल 18 19 से लेके 69 तक, अगर उसके तहत वो रेलिवेंट है तो हम उसको रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे, अदरवाइज उसको रेलिवेंट फैक्ट नहीं कहेंगे। तो one fact is said to be relevant to another fact when it is connected in other way under any provision। अच्छा, यहां से ना रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन नहीं निकल रही। रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि सच फैक्ट which which are logically connected to the fact in issue, जिनका एक लॉजिकल कनेक्शन होता है। क्या होता है? लॉजिकल कनेक्शन। मसलन अब मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं कि जहां पे मर्डर हुआ वहां पे स्ट्रगल के निशानात हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के। तो आप अगर गौर करें तो ये लॉजिकली कुछ समझ आता है ना कि भाई हुआ होगा, ऐसे मर्डर हुआ होगा, ये जो यहाँ पे निशान है उनके आपस में लड़ने झगड़ने के। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि बंदा जो है वो मौके से फरार हो गया, तो उसका फरार होना भी एक लॉजिकल कनेक्शन पैदा करता है कि शायद उसी ने ये जुर्म किया हो, या हो सकता है वो डर के भाग गया हो कि मेरे पे इल्जाम ना लग जाए, एनी हो। लेकिन एक माइंड में एक चीज तो क्लियर होता। इसी तरह कि जिस बंदे पे इल्जाम है मर्डर का, उसके बारे में यह है कि 2 दिन पहले उसकी लड़ाई भी हुई थी या उनकी सिविल लिटिगेशन चल रही थी, तो मोटिव आ गया। तो लॉजिकल कनेक्शन, क्या चीज? लॉजिकल कनेक्शन जो होता है, जहां पे होता है जो लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू के साथ लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, उनको कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट। लेकिन लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। क्या सिर्फ लॉजिकली कनेक्टेड होना काफी है? मसलन मैं आपको ये बताता हूं कि एक केस है, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन जो है वो वो बड़ी रेलिवेंट है। लेकिन कानून शहादत ऑर्डर का वो आर्टिकल है 9 10 11 जो भी है, वो कहता है नहीं, नहीं वो नहीं डिस्क्लोज हो सकती, वो प्रिविलेज्ड है हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन जो है। तो अब आप यहां देखें कि लॉजिकली कनेक्टेड है लेकिन लीगली कनेक्टेड नहीं है। तो फिर रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन ये है जो लॉजिकली भी रेलिवेंट हो और लीगली भी रेलिवेंट हो। लीगली रेलिवेंट से मुराद ये है कि लॉ उसकी इजाजत देता हो। लीगली रेलिवेंट से मुराद ये है कि लॉ ने अंडर आर्टिकल 18 से लेके
18 से लेके 69 तक कहीं ना कहीं उस फैक्ट को डिक्लेयर किया हो कि ये रेलिवेंट है, तो फिर हम कहेंगे कि जी ये लॉजिकली भी रेलिवेंट है और ये लीगली भी रेलिवेंट है। अदरवाइज अदरवाइज मे भी एक फैक्ट लॉजिकली तो रेलिवेंट हो, हमारे दिल को तो बड़ा लग रहा हो, लेकिन कानून शहादत ऑर्डर की कोई प्रोविजन ये कह रही हो कि ये रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंट फैक्ट वो है जो कि फैक्ट इन इशू से जो है वो क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है, और वो लॉजिकली भी रेलिवेंट होता है, और वो लीगली भी क्या होता है, वो रेलिवेंट है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है मे बी वो लॉजिकली रेलिवेंट ना हो लेकिन लीगली रेलिवेंट हो, कहेंगे उसको रेलिवेंट फैक्ट ही। वो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। क्या अदरवाइज उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, लेकिन लॉ कहता है कि वो क्या है, वो रेलिवेंट है। तो वो फैक्ट्स जो जो लॉजिकली रेलिवेंट है और लॉ भी उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको हम कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट। और यही बेसिकली रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है। अब आप अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी expeditiously by restraining the parties, by limiting the parties from production of data proposed by them to be produced as evidence। कि एक पार्टी जो है वो एक सवाल करना चाह रही है अदालत में, अदालत कह रही है कि नो, जो जो एविडेंस आएगा वो यहाँ फैक्ट इन इशू पे आएगा या वो रेलिवेंट फैक्ट पे आएगा। तो यहाँ तो ये जिस जिस फैक्ट पे तुम ये देना चाह रहे हो एविडेंस, यहाँ तो मुझे आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 69 तक बता दो ये रेलिवेंट है। अदरवाइज मैंने भाई म्यूट कर दें अपने माइक। अदरवाइज मैंने आपको ये एविडेंस देने की इजाजत नहीं देनी। तो पार्टी को रोकने का मकसद क्या है कि भाई केस का फैसला होने दो, ऐसे ऊट पटांग सवाल ना करो, ऐसे ऊट पटांग डॉक्यूमेंट ना दो। मसलन अच्छा जी, तो ये बेसिकली क्या था रेलिवेंट फैक्ट। आगे हम इसको जो है वो हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे। लॉजिकली रेलिवेंट हो और वो लीगली भी क्या हो, वो रेलिवेंट हो। ठीक है, तो वो मार्क्स जो मैंने आपको बताया वो या मौके से वो भाग गया है। ये मैंने बीच में वो आर्टिकल भी लिखे हैं जो बताते हैं कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। तो अगर किसी आर्टिकल के तहत रेलिवेंट है तो हम उसको कहेंगे कि वो रेलिवेंट फैक्ट है। अच्छा जी, अब मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूं और मैं अगले फेज की तरफ जो है वो जाने लगा हूं कि देखिए एक फैक्ट इन इशू है, एक्ट ऑफ काजिंग ऑफ डेथ। अब ये कोर्ट के सामने है, किसके सामने है, कोर्ट के सामने है। ठीक है, कोर्ट को ये कहा जाता है जी, कोर्ट कोर्ट को ये कहा जाता है जी कि हम हमारे रेलिवेंट फैक्ट भी हैं, कन्फेशन और रिकवरी, डाइंग डिक्लेरेशन, हार्श टॉक और मार्क्स ऑफ स्ट्रगल, एब्सकॉन्ड। और ये रेलिवेंट फैक्ट जो है इसके ऊपर पार्टी कहती है हमने एविडेंस देना है। क्या देना है, हमने एविडेंस देना है। कोर्ट कहती है रुक जाओ। अब पहली स्टेज क्या थी बच्चों, रेलिवेंसी फैक्ट। जैसे आप कहेंगे कोई एविडेंस नहीं, पहले मुझे बताओ कि ये जो तुम कह रहे हो